हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूछा था आपसे कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू कराना चाहिए, मुझे मोस्टली कमेंट मिले कि या तो ग्रुप और या लीनियर। मैंने रियलाइज किया कि लीनियर को पढ़ाने के लिए पहले मुझे ग्रुप ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर में जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन होती है उसी में सबसे पहले ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप से ही शुरुआत करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हमें पढ़ना था सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट ये मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, तो ये आप वहाँ से देख सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, और जो काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स मैंने कराया था उसमें भी आपको यहाँ मिल जाएगा ये। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ इस टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं रिलेशन से शुरू करती हूँ। तो रिलेशंस क्या होता है? अ सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम x टू y। बस इतना ही है। जैसे मैंने ले लिया एक सेट x और एक सेट ले लिया y, इसका क्रॉस करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू x एंड b बिलोंग्स टू y, राइट। तो इसका जो भी सबसेट होगा, मान लो मैंने ले लिया a इज अ सबसेट ऑफ x क्रॉस y, तो ये जो a सेट होगा ये मेरा यहाँ पे होने वाला है रिलेशन। बस उसको एक सबसेट होना चाहिए इसका, तो वो इसका रिलेशन हो जाएगा। अब टाइप ऑफ रिलेशंस की बात कर लेते हैं। उसमें जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन बोलूंगी ना मैं, उसमें मैं एक्स क्रॉस एक्स का ही सबसेट लूंगी, राइट। तो इसमें पहला सेट हो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता ही है, तो इसीलिए एक्स क्रॉस एक्स का भी एक सेट एम्प्टी सेट, तो यही रिलेशन होने वाला है एम्प्टी रिलेशन। ओके, उसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होता है आई इज अ सबसेट सच दैट ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। यानी अगर एक्स में एग्जाम्पल ले लूँ, एक्स की वैल्यू मैंने ली 1 2, ओके, तो जो मेरा एक्स क्रॉस एक्स आएगा वो आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। लेकिन इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? इसका आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा 1 1 एंड 2 2। यानी जो भी एक्स के एलिमेंट हैं वो सब खुद के तो रिलेटेड होने ही चाहिए इस सेट में। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब मैं कोई भी एलिमेंट लूं, एक्स का हर एलिमेंट के लिए मुझे ए कॉमा ए एलिमेंट मुझे आई में मिलना चाहिए, एग्जैक्टली वही सेट हो और कोई उसके अलावा एलिमेंट ना हो, तो वो हो जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, मतलब आप ध्यान से सुनो, हर ए के लिए मुझे मिलना चाहिए ए कॉमा ए, और इसके अलावा कोई और एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। तो दिस इज माई आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आर जो भी सबसेट होगा एक्स क्रॉस एक्स का, अगर उसके अंदर आई कंटेन हो जाए तो वो रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। जैसे आइडेंटिटी में तो क्या था, एग्जैक्टली ए ही था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, मेरा एग्जैक्टली ए था और इससे एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट नहीं था। लेकिन इसका कोई भी सुपरसेट जो होगा वो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल में जब मैंने एक्स को लिया था 1 2, तो मेरा एक्स क्रॉस एक्स था 1 1 1 2 2 1 और 2 2, राइट। तो जो मैंने आई लिया था वो लिया था सिर्फ एग्जैक्टली यही एलिमेंट होने चाहिए 1 1 और 2 2। लेकिन आर कोई और इससे सबसेट भी हो सकता है, जैसे 1 1 और मैंने ले लिया एक एलिमेंट एक्स्ट्रा 1 2 और 2 2, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा रिलेशन है आर वो रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं इसको डेफिनेशन में बताऊं प्रॉपर, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। हर ए के लिए ए वाला पेयर भी बिलोंग करना चाहिए आर में। इसको हम ऐसे भी रिलेशन का ना नोटेशन ऐसे भी हो जाता है, जैसे दो एलिमेंट लिए, एक एक्स और एक वाई, दोनों कैपिटल एक्स से लिए, तो एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन आर में है, इसका मतलब माई एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, मेरा ए शुड बी रिलेटेड टू ए, हमेशा रिलेशन में होने चाहिए ये दोनों, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। फॉर इररिफ्लेक्सिव, नो एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब कोई भी सारे ए ले लो, जितने भी ए मैंने एक्स से लिए, तो ये ए विल नेवर बी इन माई आई। इस बार यहाँ इररिफ्लेक्सिव है, अब इसका कोई भी नोटेशन ले लें, जैसे मैंने आई आर नोटेशन ले लिया, तो ये जो सबसेट है एक्स क्रॉस एक्स का, इसमें एक भी ऐसा पेयर नहीं मिलना चाहिए। एक भी बोला है, कोई भी ए लेंगे उसके लिए एक भी ऐसा पेयर ना मिले तो वो इररिफ्लेक्सिव। या तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आई इंटरसेक्शन आई आर। ये नोटेशन किसका है? इररिफ्लेक्सिव का। वो आई के साथ हमेशा एम्प्टी आने वाला है, राइट, क्योंकि आई में क्या थे, सारे एलिमेंट थे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। तो ये
हर एलिमेंट को कंटेन कर रहा था, तो आई क्या है, आई से अगर मेरा आई आर डिसजॉइंट हो जाए तो दैट विल बी माई इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब आ जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं ऑलरेडी एक एक्स डिफाइन कर दी थी ताकि मैं एक अच्छा एग्जाम्पल बना पाऊँ। अगर एक्स 1 2 है तो जो मेरा एक्स क्रॉस एक्स था वो था 1 1 1 2 2 1 2 2, राइट। तो अब क्वेश्चन है, ये आता है पहला सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि फॉर ऑल ए बी belongs to S implies BA belongs to S। जब जब A is related to B है इस रिलेशन में, इसका मतलब B भी related to A होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर मैं ऐसे डिफाइन कर दूँ 1 2 और 2 1, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा 1 2 अगर एस में मिल रहा है तो 2 1 भी मिल रहा है, राइट। और अगर मैं इसकी जगह क्या कर देती, अगर मैं एस ऐसे बना देती सिर्फ 1 2, तो ये मेरा सिमेट्रिक नहीं बनता, क्योंकि मेरा 1 2 तो बिलोंग कर रहा है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहा तो ये सिमेट्रिक नहीं बनता। तो उसके बाद आता है एसिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें ये बोलते हैं कि ए को मैं एसिमेट्रिक कब बोलूंगी, एसिमेट्रिक कब बोलूंगी कि जब जब मेरा ए बी बिलोंग करे ए से तो बी एन ना करे, राइट। बी एन ना करे तो ये बन जाएगा मेरा एसिमेट्रिक रिलेशन। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया एस 1 2, तो ये मेरा सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग करेगा तो मेरा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, राइट, जो कि नहीं कर रहा था इस केस में। तो लेकिन ये बन जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा। सी अगर काउंटर देना है ना, तो एक भी एग्जाम्पल अगर आप ऐसा ढूंढ दो कि देयर एग्जिस्ट वन सच पेयर ए बी, जो ए में है लेकिन उसका बी ए में नहीं है, तो वो एसिमेट्रिक बन जाता है। मतलब सारे एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसका मतलब अगर एक के लिए भी नहीं कर रही है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक होता है कि ए को मैं एंटी सिमेट्रिक कब बोलूंगी, एक ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ जब भी मेरा ए बी बिलोंग करे ए से और बी ए भी बिलोंग करे ए से, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए और बी बराबर ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए ले लिया, इसी इसी का सबसेट लेना है, अगर मैंने ए लिया 1 2 और 2 1, राइट। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है, ये रिलेशन मेरा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 भी बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 के इक्वल नहीं है, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अगर एंटी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल चाहिए तो अगर मैं आई ही उठा लूँ दोबारा, जो कि क्या है, मैंने ले लिया 1 1 और 2 2, तो 1 1 भी बिलोंग कर रहा है मेरा ए से। और अगर मैं इसको पलट दूं, क्योंकि ए और बी बराबर ही है, तो बी ए जो होगा वो क्या होगा, वो भी तो 1 1 ही होगा, वो भी बिलोंग कर रहा है ए से, तो इसका मतलब मेरा 1 इक्वल टू 1 आया भी है। सिमिलरली 2 के साथ भी है। तो जब जब पेयर ए बी बिलोंग करे और उसके लिए बी ए बिलोंग करे, तो वो दोनों ए और बी बराबर ही होने चाहिए। तो इसमें एंटी सिमेट्रिक प्रूफ करना बड़ी बात नहीं है, ना प्रूफ करना बड़ी बात है। कि अगर आप एक ऐसा पेयर ढूंढ पाओ जिसमें ए बी और बी ए बिलोंग कर रहा है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ए में, राइट, या मैं इसको ले लेती हूँ, ए बी बिलोंग कर रहा है टी में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है टी में, राइट। तो इसका मतलब मेरा ए सी भी बिलोंग करेगा टी में। इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू सी, ये होगा ही होगा। अब यहाँ तो दो ही एलिमेंट है, तीन का तो ऑप्शन नहीं। देखो ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं ना, तीनों एक्स से हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें दो का ही लिया। तो अगर मैं एक्स को ले लूँ 1 2 3, तीन एलिमेंट, राइट। तो इसका जो एक्स क्रॉस एक्स बनेगा वो आप बना के देख लेना, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3, राइट। अब मैं इसका टी डिफाइन कर दूं, मान लो मैंने ऐसे ले लिया 1 2 2 3, तो अगर ट्रांजिटिव है तो इसमें 1 3 भी आना ही चाहिए, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 2 2 इज रिलेटेड टू 3, दिस इंप्लाइज 1 इज रिलेटेड टू 3। हर पेयर के लिए होना चाहिए। जब जब मेरा ए बी और बी सी टी में मिलेगा तो ए सी मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक भी आप ऐसा काउंटर ढूंढ पाओ कि नहीं मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है। द नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये तो ट्रांजिटिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव इम्प्लाइज इक्विवेलेंस।
राइट। अगर मैं तीनों को एक और बार बताऊं तो इक्विवेलेंस क्या होगा, अ रिलेशन ए इज इक्विवेलेंस जब वो रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब जब भी ए मेरा एक्स से है तो उसके लिए हर ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू माई ए, राइट। दूसरा आता है सिमेट्रिक, वेन एवर ए बी बिलोंग्स टू एक्स, वेन एवर ए बी बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू ए। थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब जब ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है ए से, तो ए सी भी करना चाहिए ए से, राइट। तो इन तीनों को जो सेटिस्फाई कर देगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, दैट विल बी माई इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये थ्रू आउट हम यूज करेंगे, इसीलिए ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक की जगह यहाँ आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वही है। आर सेटिस्फाई कर जाए, एंटी सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटिंग रिलेशंस, जिसमें हम गिन लेंगे कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस कौन कौन से मिलते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने हुए, या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सब कितने हुए, ये सब आपको आने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे उसको कंप्यूट कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मैंने बताया है ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एक्स। तो इसमें कोई और इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होगा नहीं, सिर्फ यही एलिमेंट होगा। तो इस ये कितने मिलेंगे, एक ही तो मिलेगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज 1। अगला जो है वो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बताया था मैंने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जो आई को कंटेन करे। ए तो आना ही चाहिए ना आर में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक्स A1 टू AN ऑलरेडी लिख के एक्स क्रॉस एक्स को मैट्रिक्स की तरह से लिख दिया है, ताकि मैं गिनती गिन सकूं तो इजी रहे आपको समझने के लिए। ओके, तो सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी तो आएगा, हम नंबर ऑफ चॉइसेस देखेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आई तो आ ही रहा है, यानी हर ए टाइप का उसके अंदर आएगा। ओके, तो इसके पास कितनी चॉइस हुई, इसके पास एक ही चॉइस हुई। तो जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं उन सब के पास एक एक ही चॉइस है। कितने डायगोनल एंट्रीज, A1 फिर आता है A2 करते करते AN। इनके पास चॉइसेस है एक एक, ये आना ही आना पड़ेगा इनको तो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की बात हुई है, राइट। तो इसीलिए ये मेरे पास 1 × 1 × 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स ये आ जाएगा। और जो बाकी हैं उनके पास दो चॉइसेस है, आए चाहे ना आए, या तो आएंगे या नहीं आएंगे। तो दो चॉइसेस वाले कितने मिल गए, टोटल इसमें होंगे एलिमेंट n²। उसमें से n के पास चॉइसेस है कि एक बार आए, बाकियों के पास चॉइसेस है दो बार आए। तो कितनों के पास चॉइसेस है दो बार आए, n² माइनस n के पास चॉइसेस है कि वो दो बार आए। तो मैं यहाँ पे 2 × 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, n माइनस n² माइनस n टाइम्स। तो मेरे पास आ गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इतने होते हैं, कितने, 2n² माइनस n। तो यहाँ मैं इसके सामने इसका आंसर लिख देती हूँ, 2n² माइनस n। अब करता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के केस में भी मुझे नंबर ऑफ चॉइसेस ही देखनी है। अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स देखूं तो डायगोनल एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइस मिलेगी, अगर A1 बिलोंग कर गया इसमें, तो फिर इसका जो उल्टा होगा वो भी तो A1 ही होगा, तो वो भी तो बिलोंग कर ही जाएगा। तो A1 के पास कितनी चॉइस है, या तो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आएगा तो भी उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं उसके पास चॉइस हो गई 2। कितने हैं डायगोनल एंट्रीज, n है, तो दो 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 सबके पास चॉइस है, तो 2 × 2 × 2 n टाइम्स तो होना ही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है। अगर मैं A1 A2 बिलोंग करा दूं तो मेरा A2 A1 भी बिलोंग करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब जो, अगर मैं सिर्फ अपर ट्रायंगुलर की बात करूं, तो जो अपर ट्रायंगुलर वाला मेरा मैट्रिक्स है, ये कह रहा है कि इसके पास, अगर इनकी चॉइस पे डिपेंड है कि मेरे ये एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं, है ना, लोअर वाले। तो इनकी अपनी तो कोई चॉइस ही नहीं हुई, है ना, क्योंकि इनकी चॉइस डिपेंड करती है A1 2 पे। तो अपर वाले कितनों के पास चॉइसेस है, सिर्फ अपर ट्राइंगल के पास चॉइस है, राइट। अपर ट्राइंगल के पास अगर मैं एलिमेंट देखूं, पहली वाली रो में एलिमेंट हो गए n-1, दूसरी वाले में हो गए n-2, लास्ट में आते आते कितने बचे, -1 के बाद यहाँ लास्ट में आ गया 1, है ना। तो इन सब के पास कितनी चॉइस होगी, इन सब के पास दो दो चॉइस होगी। इतने सारे एलिमेंट, तो 2 कितना होगा, n-1 इंटू 2 इंटू 2 करते करते 2 तक जाएगा। तो अब मेरा टोटल फाइनल आंसर आ क्या गया, जो डायगोनल है
उनके पास दो दो चॉइसेस थी ना, तो डायगोनल में एलिमेंट n है, 2 कितनी बार आएगा, n टाइम्स 2 आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल है उसमें सिर्फ अपर वाला अगर मैं देखूं तो सबके पास दो दो चॉइसेस हैं। अपर वाले एलिमेंट, स्ट्रिक्टली अपर वाले कितने हैं, पहले आएगा, पहले जो रो थी उसमें आए थे n-1 एलिमेंट, तो 2n-1, फिर आए थे n-2 एलिमेंट, तो 2n-2 एलिमेंट, लास्ट में जितने हैं वो है 1, तो 2 इसका अगर आप डायरेक्ट आंसर देखोगे ना तो ये तो आ जाएगा 2n। तो जब मैंने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आएगा 2n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट डॉट 1, यानी 2 समेशन n, या तो ऐसे लिखो या समेशन n का फॉर्मूला हमें पता है 2n इंटू n प्लस 1/2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एसिमेट्रिक रिलेशन मैंने बताया था कि अगर ए बी बिलोंग करता है तो मेरा बी ए बिलोंग नहीं करेगा, ये होता है एसिमेट्रिक रिलेशन, है ना। अब फिर से डायगोनल की चॉइसेस देखूं, अगर मेरा A11 बिलोंग कर गया, इसका रेसिप्रोकल भी तो बिलोंग कर रहा है ना, जो कि कंडीशन नहीं है, क्योंकि कंडीशन कहती है कि जो एलिमेंट बिलोंग करेगा उसका उल्टा वाला बिलोंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर दोनों सेम हुए और अगर ये बिलोंग कर गया तो इसका उल्टा विल बी इटसेल्फ और ये बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब मेरे सारे डायगोनल एलिमेंट्स के पास एक ही चॉइस है कि वो सारे नहीं आने चाहिए। तो डायगोनल की सबके पास चॉइसेस कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, सबके पास चॉइसेस कितनी है, एक एक चॉइस है कि वो ना आए, तो 1 × 1 × 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आ जाएगा। ठीक, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ A1 A2 A2 A1, ये अगर मेरा एक पेयर है, ठीक है, तो मैं ये देखूं या तो ये आएगा, अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, राइट। उसके बाद आ सकता है अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, है ना। और एक केस ये भी तो सकता है कि दोनों ना आए, ठीक। तो ये एस की केस को सेटिस्फाई करेगा ना, एस की कंडीशन कहती है कि अगर एक पेयर आएगा तो उसका उल्टा वाला पेयर नहीं आएगा। तो अगर मैंने एक पेयर उठा लिया है A1 A2, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर एक आएगा तो दूसरा वाला नहीं आएगा, या फिर दूसरा वाला आएगा तो पहला वाला नहीं आएगा, या दोनों ही नहीं आएंगे। तो हर पेयर के लिए मुझे 3 चॉइसेस मिली, मिली ना। तो कितनों के लिए मिली, मैं सिर्फ एक यही उठा रही हूँ A1 1, इसके लिए मेरे पास 3 चॉइस मिली, इसके लिए सबके लिए मेरे पास मिलेगी 3, और ये भी अपर अपर के लिए ही मिलेगी, क्योंकि इसकी चॉइस इन दोनों को मैं एक मान के चल रही हूँ, है ना। इन दोनों को एक, तो इन दोनों की मिला के कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो अब वापस ये कितने एलिमेंट है, तो मैं कर क्या रही हूँ, मेरे को ये गिनने है कि मैं इतने पेयर कितने बना सकती हूँ, A1 A2 और A2 A1, ऐसे जितने बॉक्स बनाऊंगी उन सबके पास 3 3 चॉइस आने वाली है, राइट। तो उतने ही तो बनाऊंगी जितने अपर में कितने एलिमेंट होंगे, उन सबके लिए एक एक लोअर में मिल जाएगा, है ना। तो मेरी फर्स्ट रो में एलिमेंट कितने हैं, n-1, दूसरी रो में कितने हैं, n-2, सो ऑन 1 तक। तो इतने, जैसे फर्स्ट रो में बना लिए मैंने, ऐसे पेयर कितने बनाए, सबके पास 3 3 चॉइस है, तो 3n-1 इंटू 3n-2 करते करते 3:1, तो ये आ गया। और ऊपर मैंने डायगोनल के लिए क्या निकाला था, इंटू 1 कितनी बार, n टाइम्स। तो ये हो गया मेरा आंसर कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक इतने मिलते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 3:1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। और हमें ये पता है ये कि आ गया, ये आ गया 3 समेशन n-1, जिसका फॉर्मूला होता है देखो n-1 का। जब हमें पता है कि समेशन n का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। समेशन n का यहाँ मतलब होता है कि समेशन k वेयर k इज फ्रॉम 1 to n, राइट। तो अगर मैं n-1 तक लेके जाना चाह रही हूँ सम को, जो कि मेरी यहाँ पे नीड है, तो मैं n की जगह n-1 रखूंगी, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, आंसर आएगा n इंटू n-1/2। तो यहाँ भी मैं इसकी जगह सिर्फ रिप्लेस कर रही हूँ ये वैल्यू, तो n² माइनस n/2 विल बी माई आंसर। तो 3n² माइनस n/2 हो गया। अब नेक्स्ट आता है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक बोलता है कि अगर मेरा ए बी और मेरा बी ए दोनों बिलोंग कर रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब a इक्वल टू बी ही आना चाहिए। अब ये देख लेते हैं कितने बनेंगे। तो अगर मैंने A1 डायगोनल से ही शुरू करना है, कितनी चॉइस, अगर मैं डायगोनल देखूं तो A1 अगर बिलोंग कर रहा है मेरा S में, तो और इसका उल्टा तो इटसेल्फ ही हो गया ना, A1 ये भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो क्या होने चाहिए, A1 इक्वल टू A1 जो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हर डायगोनल के पास दो दो चॉइस है, या तो आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। तो डायगोनल के पास दो दो चॉइस हो गई, तो डी में एलिमेंट है मेरे पास n, तो कितनी चॉइस हो गई डायगोनल एलिमेंट के पास, 2 × 2 सबके पास दो दो चॉइस आ गया 2n। तो ये मेरा डायगोनल वाले सबके पास चॉइस आए या ना आए, है ना। उसके बाद फिर से मैं पेयर बना लूंगी। अगर मैंने पेयर बना लिया A1 A2 और A2 A1, है ना। अब इस बॉक्स को देखें तो या तो ये आएगा, अगर A11 आया तो A22 नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आ गया तो बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर तो A1 A2 नहीं है ना? ज़रूरी तो नहीं है ना कि बराबर हो। तो इसीलिए अगर ये आया, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एक साथ आए तो मेरा A इक्वल टू B होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम? मैं ले लूँगी, अगर ये पेयर आया तो ये नहीं आएगा, और अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, या दोनों नहीं आएँगे। तो हर एक बॉक्स के पास 3-3 चॉइस हुई, और अभी मैंने पीछे किया कि मैं कितने बॉक्सेस निकाल सकती हूँ? मैं निकाल सकती हूँ पहली रो से n-1, दूसरी रो से n-2, लास्ट में आके 1, तो 3 रेज़ टू n-1 इंटू 3 रेज़ टू n-2 करते-करते 3 रेज़ टू 1, ये आ गया मेरा नॉन डायगोनल के पास इतनी चॉइस है। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू n इंटू 3 रेज़ टू n स्क्वायर माइनस n बाय 2। ये मैंने ऑलरेडी किया था अभी पीछे सॉल्व, इसलिए दोबारा नहीं बता रही हूँ। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन लकीली या जो भी कह लो, एक फॉर्मूला हमें कम याद करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि कितने ट्रांजिटिव रिलेशन बनते हैं। ओके, तो इसका आपको मैं सिर्फ एक छोटा सा रास्ता बता सकती हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन से तो ज्यादा ही बनेंगे ना, कि क्योंकि क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव होगा वो जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस हो, लेकिन इक्विवेलेंस तो पक्का पक्का ट्रांजिटिव आएगा ही। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस की डेफिनेशन में ही ट्रांजिटिव आ जाता है, इसीलिए अगर इक्विवेलेंस बोल दिया तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव बोल दिया तो इक्विवेलेंस होना ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंस का रिलेशन कितने बनते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। उससे पहले अभी मेरा एक और रिलेशन बाकी रह गया है, जो है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो करते हुए उसके बाद जाते हैं काउंटिंग ऑफ इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट पे। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने आपको बताया था कि जो I और R डिसजॉइंट हुए, वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यानी R वो रिलेशन जो I से डिसजॉइंट हो जाए, तो वो हो जाएगा इररिफ्लेक्सिव। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट आने ही नहीं चाहिए, यही तो मतलब है। तो इस केस में भी A11, A22, ANN के पास एक ही चॉइस है कि वो नहीं आएँगे। इन सब के पास एक चॉइस, तो डायगोनल एलिमेंट के पास कितनी चॉइस हो गई? 1 इंटू 1 इंटू 1 करते जाएँगे n टाइम्स, तो इतनी चॉइसेस आ गई डायगोनल। और नॉन डायगोनल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। नॉन डायगोनल एलिमेंट होते कितने हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं n स्क्वायर माइनस n। इन सबके पास चॉइसेस हो गई 2, तो 2 रेज़ टू n स्क्वायर माइनस n, ये हो गया हमारा इररिफ्लेक्सिव का आंसर। ठीक? तो आप ये नोटिस करो कि नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव बराबर होते हैं। आगे क्वेश्चंस भी आएगा तो मैं उस हिसाब से भी बताऊँगी, बाकी आप 2 क्रॉस 2 में रख के उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक? अगर आपको नहीं याद आ रहा है, बाकी इसमें इतना मुश्किल नहीं है, देखो सीधी-सी बात है, इररिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव बराबर होते हैं कितने? 2 रेज़ टू n स्क्वायर माइनस n। जो सिमेट्रिक हो गया वो 2 रेज़ टू समेशन n, जो एसिमेट्रिक हो गया वो 3 रेज़ टू समेशन n माइनस 1, और एंटी सिमेट्रिक हो जाता है 2 रेज़ टू n 3 रेज़ टू समेशन n माइनस 1। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, और याद करने की जरूरत नहीं है, समझ के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अब आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। मतलब अगर ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस है, तो मैं डिफाइन करती हूँ क्लास ऑफ ए, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इसमें वो सारे बी आते हैं एक्स से सच दैट जो बी ए से रिलेटेड हैं, ये बना देंगे एक क्लास, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अब इसकी होती है कुछ प्रॉपर्टी, एंड ऑफ कोर्स आई एम सो सॉरी फॉर माय वॉइस, क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है। ठीक है, तो अब आगे करते हैं कि इसकी, इस क्लास ऑफ ए की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है कि क्लास ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि ए खुद से तो रिलेटेड होगा ही, क्योंकि मैंने अगर इस रिलेशन को इक्विवेलेंस बोला है, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। तो कोई भी ए मैं लूँ, वो रिफ्लेक्सिव होने की वजह से खुद से तो रिलेटेड होगा, तो इसीलिए ए तो क्लास ऑफ ए में जाने वाला है, तो क्लास ऑफ ए हो गया नॉन एम्प्टी। सेकंड है, क्लास ऑफ ए या तो दूसरी क्लास ऑफ बी से डिसजॉइंट होगी, और क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी बराबर ही होंगे। तो जैसे मैंने क्लास ऑफ ए ले लिया, ठीक है, क्लास ऑफ ए मैंने डिफाइन किया वो सारे बी जो ए से रिलेटेड है। अब क्लास ऑफ बी लिया, ये बी और ये बी अलग है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास ऑफ बी, यहाँ कुछ भी नोटेशन ले सकती हूँ। मैंने अगर x ले लिया तो ये x यहाँ आ सकता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्लास ऑफ b ले रही हूँ। तो b एलिमेंट खुद या तो a से रिलेटेड होगा या a से रिलेटेड नहीं होगा, है ना? तो अगर a से रिलेटेड हो गया तो b खुद पहुंच गया ना क्लास ऑफ a में, और अगर b खुद पहुंच गया क्लास ऑफ a में, तो पूरी क्लास b और क्लास ए बराबर ही होने वाले हैं। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले तो बी मेरा क्लास ऑफ ए में गया। क्लास ऑफ ए होता क्या है? वो सारे एलिमेंट्स जो ए से इक्विवेलेंट हो। क्लास ऑफ बी क्या है? वो सारे एलिमेंट जो मेरे बी से इक्विवेलेंट है ना? तो एक साइड मुझे क्या मिला, वाई, जो भी सारे मैंने इसके एलिमेंट लिए वो बी से इक्विवेलेंट थे, लेकिन बी खुद मेरा ए से इक्विवेलेंट हो गया, तो ट्रांजिटिविटी के हिसाब से ये सारे एलिमेंट वाई भी ए से रिलेटेड हो गए, इक्विवेलेंस हो गए। तो इसीलिए क्या मिला, ये सारे y मेरे क्लास ऑफ ए में गए, इसीलिए ये सबसेट आ गया।
सिमिलरली मैं उल्टा भी तो बोल सकती हूँ कि अगर मेरा x a से रिलेटेड है और a मेरा b से रिलेटेड है, तो इससे मेरा x b से रिलेटेड भी तो हो जाएगा, तो जो क्लास a में रिलेटेड एलिमेंट आएँगे वो सब b में भी जाएँगे, तो दोनों साइड से आ गया। तो क्लास ऑफ a मेरा कंटेन होगा क्लास ऑफ b में और रिवर्स भी आ जाएगा, तो इसीलिए हो गई इक्वालिटी। तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ क्लास ऑफ a फॉर a बिलोंग्स टू x। ठीक है, मैं कैपिटल x को यूनियन कैसे प्रूव कर सकती हूँ? मैं एक बार कैपिटल x को यूनियन क्लास ऑफ a में कंटेन करा दूं और एक बार हर क्लास ऑफ a को अगर मैं x में दिखा दूं तो उसका यूनियन भी x में ही हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं क्लास ऑफ a की डेफिनेशन देखूं तो सारे एलिमेंट आ तो x से ही रहे हैं, तो क्लास ऑफ a खुद x का सबसेट हो गया, इसीलिए यूनियन क्लास ऑफ a भी x का सबसेट हो गया। अब इसके बाद आता है ये वाली इनइक्वालिटी, तो अगर मैं कोई भी x कैपिटल X से लूं तो वो किसी एलिमेंट के सिमिलर तो होंगे ही, जिसके सिमिलर हुए उसी की क्लास में चले जाएंगे और उसकी क्लास में गए तो हर x एलिमेंट किसी ना किसी क्लास में जा रहा है, तो यूनियन ऑफ क्लास ऑफ a में तो x का हर एलिमेंट पहुंच गया, इसीलिए ये साइड भी ट्रू और ये साइड भी ट्रू, इसीलिए हेंस इक्वालिटी। तो ये तीन प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंस क्लास। इसके बाद आते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट। पार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होता है? x मैंने ले लिया एक सेट, अब मैंने a1 a2 an फाइनाइट ही होने चाहिए, ऐसे सबसेट ये सारे मेरे AIs जो हैं वो x के ही सबसेट हैं। A1 A2 AN के कलेक्शन को पार्टीशन कब बोलूंगी? जब सारे AI नॉन एम्प्टी हो। दूसरा, ये सब आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी AI इज AJ इज एम्प्टी फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि यूनियन AI मुझे x ही मिलना चाहिए। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो ये हो गए मेरे पार्टीशन, राइट। तो ये तो होगी डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन, लेकिन इफ यू नोटिस तो जो इक्विवेलेंस क्लास था वो भी तो ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा था, तो मेरा इक्विवेलेंस क्लास बना रहा है पार्टीशन। तो यही हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल थियरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आ गया कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस अ सेट इनटू डिसजॉइंट सेट्स। तो यही मिल गया, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया, उससे मैंने क्लास से बनाया। अब ये जो मैं सेट बनाऊंगी ना, सारे क्लासेस का कलेक्शन का सेट, यही मेरा पार्टीशन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से हमें समझ में आता है कि जब भी इक्विवेलेंस क्लास की बात की जाएगी किसी क्वेश्चन में, देन थिंक ऑफ अ पार्टीशन, और अगर पार्टीशन की बात की जाएगी देन थिंक ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये दोनों, हर पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, हर इक्विवेलेंस रिलेशन से एक पार्टीशन बनती है। और क्योंकि नंबर ऑफ पार्टीशंस एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस आर सेम, तो अगर मुझे ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, तो जितने नंबर ऑफ पार्टीशन बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो अगर मेरे x में एलिमेंट है x1 x2 करके मैंने xn, कार्डिनलिटी ऑफ x इज n, तो पार्टीशन ऑफ n का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है समेशन n माइनस वन सी आर पी आर, आर फ्रॉम 0 to n, राइट। तो इसमें जो ये पी आर है, पी एन में ऐसे लिख दूं, पी एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अ सेट ऑफ कार्डिनलिटी एन। एन कार्डिनलिटी के कितनी पार्टीशन बनेगी? पी एन। ठीक है, तो अगर मुझे पी एन निकालना है तो वो बाकियों पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को वेरीफाई करूं, मुझे ये निकालना नहीं आता है कि ये आया कैसे, लेकिन मैं इसको वेरीफाई करके आपको समझा सकती हूँ कि कैसे आपको गिनना है। तो ये जो फॉर्मूला है पी एन, दैट इज समेशन एन माइनस वन सी आर पी आर, वेर आर इज फ्रॉम 0 to n माइनस वन, और इसमें ये गिवन होता है कि पी जीरो पी वन दोनों वन होते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, और उसके बाद इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ एक्स अगर मैंने वन ले लिया, तो इसका मतलब एक्स क्या है? सिंगलटन है। तो इसके लिए कौन सी पार्टीशन मिलेगी? सिर्फ एक ही पार्टीशन मिलेगी, जिसमें मैं एक ए वन को सिंगलटन ही ले लूँ। ये डिसजॉइंट भी है बाकियों से, क्योंकि एक इटसेल्फ ही है और नॉन एम्प्टी भी है और यूनियन एक्स भी बनाता है, तो सिर्फ एक ही पार्टीशन मिली, इसीलिए P1 की वैल्यू 1 है और P0 की ट्रिवियली 1 ले लिया है। इसके बाद आता है अगर मैं 2 ले लूँ, अगर मैंने P मुझे निकालना है P2 क्या होता है, तो फॉर्मूले से आ जाएगा 1C0P0 प्लस 1C1P1, जो क्या आएगा 1 इंटू वन प्लस 1 इंटू वन, मैंने सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट किया इन दोनों की, ये आया 2। तो अगर मैं ले लूँ x इज इक्वल टू 1, 2, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ ताकि मैं निकाल सकूँ जिसकी एक सेट जिसकी कार्डिनलिटी अगर 2 है तो उसका P2 क्या आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस होता है P2, तो एक पार्टीशन तो हो गया अगर मैं सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 ले लूँ, है ना। इनका यूनियन भी मुझे x देगा, ये दोनों डिसजॉइंट भी है, दोनों नॉन एम्प्टी भी है, तो एक पार्टीशन ये, दूसरी पार्टीशन में x इटसेल्फ ले लूँ, तो ये खुद भी, ये मैंने लिया A1, ये नॉन एम्प्टी भी है, डिसजॉइंट भी है बाकियों से, क्योंकि बाकी कोई है भी नहीं और इसका यूनियन x ही आ रहा है, तो 2 पार्टीशन मिली, राइट। और 2 ही हमारा आंसर था। अगर मैं 3 के लिए बोलूँ, P3, ये वैल्यू होगी 2C0P0 प्लस 2C1P1 प्लस 2C2P2,
और NC0 मुझे पता है, NC0 मेरा होता है 0 और NC1 होता है n, ठीक है? बस इतने को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया NC0P0 का मतलब हो गया 1 प्लस NC1 इज़ n, तो इसका मतलब 2C1 हो गया 2 into 1 प्लस 2C2, 2C2 है 1 लेकिन P of 2 है 2, तो ये आ गया मेरा 1 प्लस 2 दैट इज़ 5। तो मेरा आया है P3 की वैल्यू होती है, अगर मैंने कोई x सेट लिया जिसकी कार्डिनैलिटी 3 है, तो कैपिटल X इज़ नथिंग बट मैंने लेट किया 1 2 3, इसकी क्या पार्टीशन बनेगी? एक पार्टीशन बनेगी जिसमें सिर्फ एक-एक सिंगलटन वाले एलिमेंट होंगे। एक ले लिया मैंने 1 2 3, ये हो गई एक पार्टीशन, सारे डिसजॉइंट हैं, यूनियन x दे रहा है और सारे नॉन एम्प्टी हैं। एक हो गया 2 प्लस 1 टाइप की, अगर मैं लूँ 1 2 और 3, तो ये भी तो मेरा x को यूनियन इनका भी तो x ही आएगा और ये दोनों डिसजॉइंट भी है, नॉन एम्प्टी भी है। ऐसी कितनी बनेगी? ऐसी 3 बनेगी, 1 3 कॉमा 2 2 3 कॉमा 1, 2 1 टाइप की हो गई 3, 1 टाइप की हो गई 1, एक मेरे पास बचा 3 टाइप की, कितनी हुई? तो x इटसेल्फ, तो मेरे पास आंसर क्या आया? मेरे पास 5 आ गई पार्टीशंस। एक मेरे पास 1 1 टाइप की एक ही थी और 2 प्लस 1 टाइप की 3 और 3 टाइप की x इटसेल्फ दैट इज़ 1, तो टोटल आ गए 5। अगर ये सारी कैलकुलेशन भी आपको लंबी पड़ती है, तो जैसे कॉम्बिनेशन का ट्रायंगल बन रहा था, ऐसे ही का पार्टीशन का भी बनता है। मैं ये बता देती हूँ। P1 हो गया 1, ऐसे लिख लो। P2 की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ 1 लिखा और इन दोनों को ऐड करके यहाँ, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है? तो P2 का आंसर हो गया 2। उसके बाद क्या करेंगे? P3 क्या आएगा? जो P2 आया था वो 2 यहाँ लिखो, 2, अब इसको ऐड करो, ये आया 3, इसको ऐड करो, ये आया 5, तो हमारा P3 की वैल्यू आ गई 5। ये आप पीछे से क्रॉस चेक कर सकते हो, इसीलिए मैंने कराया भी था टेबल, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ। ऐसे ही P4 की बात करें तो 5, 5 यहाँ लिखा है एज़ इट इज़, अब 5 और 2 हो गया 7 और 7 और 3 हो गया 10 और 10 और 5 हो गया 15, तो हमारा P4 की वैल्यू आ गई 15। तो कितना ईज़िली, इतनी जल्दी हमने कर लिया, इतना टाइम हमें लगा था P2, P3 और P4 हमने इतनी जल्दी निकाल दिया यहीं से। तो ये टेबल अगर आप याद कर पाओ तो और ईज़ी होगा, सिंपल है। तो जितना भी क्वेश्चन में आएगा ये टेबल सीधी ड्रॉ करके ये लास्ट वाली एंट्रीज़ आंसर आती जाती है। तो या तो ये यूज़ करो या फ़ॉर्मूला यूज़ करो या फिर गिनते रहो बैठ के। पेपर में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो सबसे ईज़ी ये टेबल ही है ना? तो आज के सेशन में बस इतना ही। किसी भी तरह की अगर मेरे मेथड में कोई आपको इम्प्रूवमेंट करानी हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आई, आई डू हैव अ टेलीग्राम डाउट ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैथ्सपोल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ जाके मेरा वो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो, वहाँ आप डाउट पूछ सकते हो। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आगे जाके अभी हम बहुत ज़्यादा ग्रुप में घुसने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, keep supporting Mathspole and thank you very much for watching. Please hit like, share and subscribe. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि इससे ये होगा कि जब भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। So yes guys, keep supporting Mathspole. All the best.